गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का नित्य क्लासेस में। मैं कामनी गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज जो हमने लिया है वो आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लिया है, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो देखिए, बीच बीच में प्रैक्टिस सेट से आपकी जांच होती रहेगी कि आपने कितना सीख लिया है, कितना आपको आता है। तो आज तैयार हो जाइएगा कि कितना आपने सीखा है, कितना आपको आता है। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन सीडीपी का आप सभी के सामने। हेलो सुधीर वर्मा जी, स्वागत है आपका। तो देखिए, एक बार बता दीजिएगा कि मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है आपको। चलिए, तो देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आते हैं। एक बार ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा कि सभी आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही सरल मैंने लिया है। और कैसा है क्वेश्चन, देखिए। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो ये आपको बताना है। प्रेरक कौन क्या होते हैं ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो जल्दी से कर दीजिएगा कमेंट। ए प्यास, बी भूख, सी आदत, डी नींद। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आंसर दीजिएगा सभी। हेलो नमित, गुड मॉर्निंग। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाइए और अपने अपने आंसर बताते जाइए। क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, तो कोई भी क्लास में बीच में नहीं जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप तुरंत मुझे मैसेज करके पूछिए, ठीक है। चलिए, जल्दी से जवाब दीजिएगा। भैया क्वेश्चन पहुंच गया है तो आंसर की स्पीड अच्छे से रखें, जल्दी जवाब दें, देरी बिल्कुल भी ना करें। तो आंसर मिलना चाहिए सभी का। जल्दी से कर दीजिएगा कमेंट, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। नमित, आंसर बताइएगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या आंसर आप सभी के मुझे मिले हैं, देख लेते हैं। एक सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पर मैंने पूछा कि निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। आप जानते हैं कि प्रेरक जो होता है एक उद्दीपन होता है, जो व्यक्ति को किसी भी कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अब बात करें कि जन्मजात दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जन्मजात, मतलब जो प्रेरक होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जन्मजात और एक होते हैं जो इस बाहरी वातावरण में आकर हम जिससे प्रेरित होकर उस कार्य को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, प्यास की बात करें, बच्चा जन्म के बाद ही प्यास, भूख, नींद, ये तीनों के तीनों क्या है, ये जन्म के साथ बच्चे में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर एक आदत एक ऐसा प्रेरक है जो आपके व्यवहार में बदलाव लाता है और जन्मजात प्रेरक नहीं है। ये इस वातावरण में रहकर आप सीखते हैं। तो सी आंसर इस प्रश्न का क्या होगा। आदत को जन्मजात वो प्रेरक नहीं माना जाता है। ठीक है, तो जिन्होंने भी दिया है सी आंसर एकदम करेक्ट जवाब है। पृथ्वी जी गुड मॉर्निंग। हेलो गौरी, गुड मॉर्निंग। तो देखिए इस प्रश्न का सी आंसर क्या होता है, सही। ठीक है, आगे देखिएगा। बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किसने दिया था। कैटल ने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था, गिलफर्ड ने या थर्स्टन ने। तो जल्दी से कर दीजिएगा कमेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी के सामने, जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आपको आए, ना समझ में आए तो मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किसने दिया था। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर आपके सामने है चार ऑप्शन, कैटल, स्पीयरमैन, गिलफर्ड या थर्स्टन। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। आंसर दीजिएगा। और नहीं समझ में आए तो फिर पूछिएगा। तो देख ले यहाँ पर क्या मिला है जवाब। तो देखिए यहाँ पर मैं आंसर बताइए। आपके आंसर मुझे लेट क्यों मिलते हैं भाई। क्वेश्चन सेकंड का ए आंसर मुझे मिला है कैटल। तो यहाँ पर बात करें बुद्धि के तरल मौजिक मॉडल सिद्धांत की, तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, कैटल इसका सही जवाब है। कैटल के अनुसार जो होती है, बुद्धि को दो क्रमश में बांटा गया है, एक तरल बुद्धि और एक ठोस बुद्धि। तो यहाँ पर क्या होगा, ए आंसर जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर सभी का, ए को किया जाता है ल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया किसने। राइस राइस एवं कॉर्नमैन ने, वुड ने,
कॉलिंस वेड्रेवर ने या विलियम वुंड्स ने? तो आपको बताना है प्रयोगात्मक बुद्धि की स्थापना सबसे पहले किसने की, सर्वप्रथम प्रस्तापित किसने किया? तो जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर। देखते हैं किसका आंसर मुझे सबसे पहले मिलता है। आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने, बहुत बढ़िया आंसर सतीश, गौरी, रमेंद्र सिंगी, बहुत अच्छे से दिया है सभी ने जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिला है मुझे सी ऑप्शन। बाकी कॉलिंस व ड्रेवर, शाबाश नमित जी, और बाकी सभी के सभी बताइए प्रयोगात्मक बुद्धि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? ये क्वेश्चन है आपके सामने और सही जवाब आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर मुझे मिला है सी ऑप्शन। चलिए देखिए यहाँ पर सी आंसर क्या हो गया है आपको। प्रयोगात्मक, जो प्रयोगात्मक विधि की बात करें, प्रयोगात्मक विधि के जो जन्मदाता हैं, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम जिसने प्रस्तावित किया है वो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक, जर्मनी के दार्शनिक कौन है? विलियम वुंड्स। यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब था। पृथ्वी, नमित जी, भाई क्या हुआ है सभी को? डी आंसर होना चाहिए। कॉलिंस व ट्रेवर क्यों लगाया आपने? कोई भी आपको लग रहा है किसी को भी कि हाँ कॉलिंस होना चाहिए तो मुझे बताएं विद प्रूफ। तो यहाँ पे डी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। प्रयोगात्मक विधि की शुरुआत जिसने की थी वो विलियम वुंड्स ने की थी। ठीक है, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे ये। तो जल्दी से बताइएगा डी आंसर क्या होगा। नहीं पता, कोई बात नहीं सतीश जी, नहीं पता तो अच्छी बात है, यहाँ पर अब पता चल गया होगा आपको। ठीक है, डी ऑप्शन से श्योर है जिन्होंने भी सी आंसर लगाया है। फिर बताइए आगे देखिएगा। नेक्स्ट, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या होता है? जब एक बच्चा अपराधी प्रवृत्ति का पाया जाता है तो उसका मुख्य कारण क्या माना जाता है? परिवार तथा वातावरण, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, अनुशासनहीनता। तो जल्दी से बताएं भाई इस प्रश्न का सही जवाब। आंसर दीजिएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने है 4th, और इस प्रश्न का सही जवाब जल्दी से कमेंट करके बताएं। और नहीं पता तो कोई बात नहीं सतीश जी, बस आप ना सभी के सभी मुझे ना आंसर नहीं पता है तो आप क्लियर कह दे मैम नहीं पता आप बताइए। ठीक है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति, जब बच्चे में कई तरह के अपराध, झूठ बोलना, चोरी करना, इस तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है, वो प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, तो उसका मुख्य कारण क्या माना गया है? तो जल्दी से कर दे कमेंट क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो यहाँ पर डी होगा मैम, बिल्कुल डी होगा। पृथ्वी जी, आकांक्षा आंसर दीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला, ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पर, तो 4th का ए आंसर आप सभी ने दिया है, बहुत बढ़िया जवाब। सबसे पहले आंसर नमित ने मुझे दिया है, सतीश, आकांक्षा, पृथ्वी, गौरी। चलिए ए आंसर अब आया है आप सभी का। बिल्कुल, यदि पारिवारिक जो उसका परिवार है, परिवार का जो माहौल है या फिर जिस वातावरण में वो रह रहा है वो माहौल दूषित है तो बच्चे में क्या है? अपराधी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। बहुत बढ़िया आंसर सभी का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो देखिए, बच्चों का दृष्टिकोण, संस्कृति और प्रशिक्षण, भावना और मनोभाव, लक्ष्य और प्रयोजन। तो देखिए और जल्दी से बताएं कि वह कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, वे आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर हाँ बिल्कुल फास्ट आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 5th है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा एक बार। देखिए किसका आंसर मिला है मुझे सबसे पहले। तो यहाँ पर आंसर मिला है क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर। हेलो रिधि मिश्रा जी, स्वागत है आपका। तो देखिए रिधि, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और जल्दी से कमेंट करें बी आंसर, ए आंसर मुझे मिला है। तो सही जवाब की बात करें, देखिए वे कौन से बाह्य कारक हैं? बाह्य कारक का मतलब कि वो कारक जो आपका जन्मजात नहीं है, आंतरिक नहीं है, जो बाहरी वातावरण से आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है नकारात्मक रूप से, जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। तो बच्चे का दृष्टिकोण,
भावना और मनोभाव, लक्ष्य, प्रयोजन। लेकिन कहीं ना कहीं संस्कृति और प्रशिक्षण ये ऐसे कारक माने जाते हैं, संस्कृति का अभाव, संस्कृति के प्रति भेदभाव, तो यहाँ पर ये ऐसे कारक माने जाते हैं जो बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। तो या तो प्रशिक्षण हो सकता है कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो वहां का प्रशिक्षण, और संस्कृति क्या है कि वहां पर उसमें उसके साथ किसी ना किसी प्रकार की हिंसा की जा रही हो। तो बी आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, ए नहीं होगा आकांक्षा। बच्चे का दृष्टिकोण, भाई बच्चे का जब स्वयं का दृष्टिकोण होगा तो उसमें क्या हीन भावना क्यों होगी, है ना भाई, हीन भावना का कोई ना कोई रीजन तो होगा ना उसके साथ, इसीलिए आपका बी आंसर। भाई कोई कोई आपने देखा होगा जब किसी अदर कंट्री से कोई जाता है या फिर अलग संस्कृति का बच्चा होता है तो उसको स्टार्टिंग में क्या होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है एडजस्ट करने में, साथ ही साथ वो लोग उसे बहुत अच्छे से मतलब अपने उसमें शामिल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपका बी आंसर जो होगा एकदम करेक्ट है। ठीक है, पृथ्वी एक क्यों नहीं। बच्चे का दृष्टिकोण, प्रत्येक बच्चे का दृष्टिकोण देखिए बाह्य रूप से प्रेरित किया जा रहा है। बच्चे का जो दृष्टिकोण होता है मुख्य रूप से आंतरिक रूप से होता है। दूसरी बात करें, जब बच्चा अपने दृष्टिकोण को मजबूत बनाता है तो बाहरी वातावरण के साथ तालमेल रखता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। तो बच्चे का दृष्टिकोण, कोई आपका जो स्वयं की सोच है, आपका जो दृष्टिकोण है, वो भाई किसी भी माहौल में ढलने के लिए आपको कहीं ना कहीं टाइम लगता है ना। लेकिन जब संस्कृति और प्रशिक्षण की बात की जा रही है, संस्कृति में क्या है कि आपने देखा होगा कि भाई कोई दूसरे कल्चर का व्यक्ति जब एक अन्य संस्कृति में जाता है तो उसको कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं उसको समझने में वहां की। तो इसीलिए आपका बी आंसर जो होगा ना बहुत सही जवाब होगा, एकदम सही आंसर है। ठीक है, भाई दृष्टिकोण का मतलब बच्चे की सोच क्या होगी मुझे बताइए, बच्चे का समझने का तरीका, ये बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से थोड़ी ना रोकेगा। चलिए बी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। एकीकरण का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, या फिर निरंतरता का सिद्धांत, या विविधता का सिद्धांत। तो जल्दी से बताएं क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। फिर विकास का सिद्धांत पूछा है, आपने सभी ने पढ़ा है बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो यहाँ पर गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, तो जल्दी से आंसर दीजिए सही जवाब। तो देखिए बी आंसर मुझे मिला है, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। जल्दी से जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आंसर, 6 क्वेश्चन इसमें है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इससे पहले क्या था क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इसमें है, क्वेश्चन है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। बी आंसर मुझे मिला है, चलिए देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि विकास क्या होता है, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो क्या है सार्वभौमिक रूप से चलती रहती है। बात करें विकास के सिद्धांत की तो सभी ने विकास के सिद्धांत बहुत अच्छे से पढ़े हैं। एकीकरण का सिद्धांत जो एकीकरण पर बल देता है, निरंतरता का सिद्धांत जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विविधता का सिद्धांत जो विविध प्रकार से मतलब प्रत्येक व्यक्ति में लागू होता है। लेकिन यदि हम सिद्धांत की बात करें तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत होता है, लेकिन विशिष्ट से सामान्य नहीं होता। ये गलत दिया हुआ है, इसीलिए बी को किया जाता है लॉ। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बहुत अच्छे से जवाब मिला है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। बी, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। सी, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। या फिर वह जो परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब। आंसर दीजिए। 8 का आंसर मिला है मुझे, नमित की तरफ से सबसे पहले जवाब दिया है नमित ने।
तो यहाँ पर ए आंसर। बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि बुद्धिमान बच्चे कौन से होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल बहुत अधिक होता है ना। तो ऐसे बच्चे, यदि कोई बच्चे निबंध को लंबे समय तक या फिर रटने की क्षमता, रटने पर बल नहीं देते बुद्धिमान बच्चे, वो अमूर्त रूप से चिंतन करते हैं, स्वयं से क्या है किसी भी परिवेश में स्वयं को समायोजित करते हैं और किसी भी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी रटन विद्या जो होती है बुद्धिमान बच्चों के अंतर्गत नहीं पाई जाती है। तो ए आंसर को किया जाता है लॉक, क्योंकि बिल्कुल सही जवाब दिया है सभी ने यहाँ पर। चलिए अजय राज नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के किससे संबंधित है? सर्वांगीण विकास से, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से या मानसिक विकास से? तो जल्दी से कर दीजिएगा कमेंट क्वेश्चन नंबर 9 का। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना करना, शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के किस विकास से है, ये आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पर आंसर मुझे मिला है ए आंसर, सार्वत्रिक विकास से। चलिए देखिए यहाँ पर मुझे ए आंसर दिया है सभी ने, सी आंसर भी मुझे मिल गया है, सामाजिक विकास मानसू जी की तरफ से। चलिए देखते हैं। देखिए यदि आपके सामने क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर पूछा सर्वग्रीण विकास, तो आप जानते हैं कि पूरी तरह से विकास, उसमें क्या होता है भाई, आपने देखा होगा कि मनोवैज्ञानिक विकास, भाषाई विकास, गत्यात्मक विकास, सामाजिक विकास, सारे के सारे विकास आते हैं सर्वग्रीण विकास में। ओके, जो चारों तरफ से पूरी तरह से बच्चे को क्या बनाता है, परिपूर्ण बनाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे पूछा था, इतना सरल प्रश्न पूछा था कि एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियों का संबंध किससे होता है? बच्चे के अवधारणा से, बच्चे की सोच से, बच्चे के बौद्धिक विकास से। संज्ञानात्मक शक्तियां जहां पर बच्चा कल्पना कर रहा है, बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, निर्णय लेने की क्षमता का प्रयोग कर रहा है, तो इसका संबंध किससे है? बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन आपसे किया था, डी आंसर इस प्रश्न का सही जवाब है, बच्चे की मानसिक विकास से है। ठीक है भाई, यदि इसमें पूछा होता कि बच्चे का शारीरिक विकास भी हो रहा है, सामाजिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, गत्यात्मक विकास भी हो रहा है, इसका संबंध किससे, तब तो होता है आपका सर्वग्रीण विकास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने बिल्कुल डायरेक्ट पूछा है कि बच्चा कल्पना कर रहा है, निर्णय लेने की क्षमता, तो मानसिक विकास से होगा, ना कि ए ऑप्शन से। तो डी आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ ना आनंदी? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखें। नेक्स्ट, ग्रीक शब्द साइकी का अर्थ क्या है? साइको होता है ये, तो जल्दी से बताइएगा। मस्तिष्क, विज्ञान, शरीर या आत्मा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और क्या है इसका सही अर्थ, जल्दी से बताइए। साइको जमा लोगोस, समझ में आया ना? तो आत्मा, आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता था 16वीं शताब्दी में? तो जल्दी से बस कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छा हाँ, कुछ ज्यादा ही सोच लिया, सही कहा आपने। चलिए 10 का ए। देखिए आपने, मुझे लगता है मनोविज्ञान की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है। मन जमा विज्ञान, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा की विज्ञान कहा जाता था, इसीलिए इस मनोविज्ञान को 2 पार्ट में बांटा है। साइको जमा लोगोस, साइको का अर्थ होता है मन, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, जो सबसे पहले साइको का अर्थ लगाया था ग्रीक शब्द में, क्योंकि आपको पता है ग्रीक शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, तो यहाँ पर ग्रीक शब्द साइको का जो अर्थ है ना, वो लगाया गया है किससे? आत्मा से, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब बात करें डी ऑप्शन क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये जो मनोविज्ञान है ना विषय, ये स्वतंत्र विज्ञान नहीं था, ये दर्शन शास्त्र का अंग था, फिर इसे एक अलग विज्ञान के रूप में माना जाने लगा। तो यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, जैसे हमारे अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, इनका मानना था कि जो व्यक्ति है ना, उसकी आत्मा
उसकी आत्मा से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। तो सबसे पहले 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान माना और उसी के आधार पर साइको का अर्थ है जो आत्मा से लगाया जाता है। 17वीं शताब्दी में मन से, 18वीं शताब्दी में चेतना से और 19वीं शताब्दी में जो था वो व्यवहार के रूप में जाना जाता है और 19वीं शताब्दी से अब तक मनोविज्ञान व्यवहार के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है आपका डी ऑप्शन यानी कि आत्मा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। देखिए नेक्स्ट, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वह है कौन सी अवस्था में, ये आपको बताना है। मध्य बाल्य अवस्था में, प्रारंभिक बाल्य अवस्था में, प्रारंभिक किशोर अवस्था में या उत्तर किशोर अवस्था में। तो जल्दी से बताइएगा, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है। आप अपने पेरेंट्स की बात का एक बार उल्लंघन कर सकते हो, लेकिन अपने सहपाठी को रात के 12 बजे उसने बोला है तो रात के 12 बजे या तो मिलने जाओगे या उसे कॉल करोगे। अपनी दोस्ती को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं, कौन सी अवस्था में, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ऑप्शन जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर दिया है ए आंसर अजय की तरफ से, सी आंसर प्रारंभिक किशोर अवस्था। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा ए बी सी डी 3 ऑप्शन मुझे मिल गए, ए आंसर भी मिला है, बी आंसर। और हिमांशु क्या पूछा है आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, आंसर दीजिएगा। प्रतिमा ने कहा है सी। चलिए तो देखिए यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। देखिए भाई, आप जानते हैं कि दोस्ती के सही मायने, दोस्ती क्या होती है, दोस्ती की वैल्यू क्या होती है। और आपने देखा भी होगा, यदि हम बात करें प्रारंभिक बाल्य अवस्था की, तो यहाँ पर जो दोस्ती होती है बहुत सेल्फिश होती है। यदि किसी खाने की या कोई भी वस्तु बच्चे को आपस में आदान प्रदान होती रहे तब तक दोस्ती होती है, और यदि कोई वस्तु या कोई खाने की चीज ना दी जाए तो दोस्ती टूट जाती है। ठीक है, बात करें मध्य बाल्य अवस्था, इसमें भी दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं होती है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था में तो दोस्ती के मायने ही नहीं पता होता। मध्य बाल्य अवस्था में सेल्फिश मानी जाती है। प्रारंभिक किशोर अवस्था में दोस्ती का अर्थ बच्चा समझता है, लेकिन गहरी दोस्ती जो सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक बच्चे को प्रभावित करता है वो होता है उत्तर किशोर अवस्था में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछे मुझे, मैं जल्दी बताएं। किशोर पट यानी कि किशोर अवस्था का वह चरण जिसमें दोस्ती की वैल्यू, दोस्ती क्या है, दोस्ती की अच्छाई, दोस्ती की बुराई सब कुछ स्वीकार की जाती है, तो वो होता है उत्तर किशोर अवस्था। प्रारंभिक किशोर अवस्था नहीं होगा। तो डी आंसर को किया जाता है लॉक। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए या क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। एक बालक अधिक सीखता है किसके द्वारा, ए बी सी डी 4 ऑप्शन और सही जवाब जल्दी से दीजिए। आनंदी किस क्वेश्चन का आंसर है आपका, मैं जल्दी से दीजिएगा जवाब। देखते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन मुझे मिला है और बाकी आप सभी का क्या क्या मत है जल्दी से मुझे बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, शाबाश बहुत बढ़िया। क्रिया विधि यानी कि बच्चा स्वयं किसी कार्य को कर कर सीखे, और जब बच्चा स्वयं गतिविधि करता है, स्वयं कोई कार्य करता है तो बहुत अच्छे ढंग से सीखता है और लंबे टाइम तक उसे वो याद भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया विधि से पढ़ाया जाए बिल्कुल बेस्ट है। तो डी को सभी ने बहुत अच्छे से माना, भाई सभी ने माना है डी ऑप्शन सही है, तो मैं भी डी ऑप्शन को ही सही मानती हूँ। डी को लॉक किया जाता है। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है, क्रैशमर ने, युंग ने, स्पेंजर ने, कैनन ने। तो जल्दी से बताइएगा यहाँ पर कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो 4 आंसर है आपके पास, जल्दी से बताइए कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने बताया है ग्रंथियों के बारे में। आंसर दीजिएगा, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले मुझे मिलता है भाई।
तो यहाँ पे आनंदी जी ने आनंदी जी का आया है मुझे 12 का और 13 का बी आंसर। चलिए देखिए यहाँ पर बी बेबी, एक बार पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। दोबारा से मैंने क्या पूछा है कि ग्रंथियों के आधार पर, जो हमारी ग्रंथियां हैं उसके आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। तो यहाँ पर देखिए, ये जो व्यक्तित्व के आधार पर विभिन्न प्रकारों की चर्चा काफी मनोवैज्ञानिकों ने की है, लेकिन ग्रंथियों के बारे में बात की जाए, ग्रंथियों के आधार पर किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व के बारे में बताया जाए, ये जो मनोवैज्ञानिक है वो है क्रेशमर, और इनका नाम सबसे पहले आता है, काफी मैंने पढ़ाया भी है। जो क्रेशमर है ना, उन्होंने व्यक्ति की जो रचना है वो 3 भागों में बांटी है, आपने पढ़ा भी होगा। देखिए पहली है सुडोलकाय, दूसरा है आपका लंबकाय, पढ़ा है या नहीं पढ़ा बताइएगा, और तीसरा है गोलकाय। 3 भागों में इन्होंने बांटा है अपने व्यक्तित्व को, और ये है क्रेशमर जिनका नाम सबसे पहले आता है, और उसके बाद आता है कैनन का, लेकिन स्टार्टिंग क्रेशमर से ही हुई है और क्रेशमर ही इसके जन्मदाता माने जाते हैं। तो ए आंसर को किया जाता है लॉक, क्योंकि बिल्कुल सही जवाब है। अब देख लेते हैं आपके आंसर, डी नहीं होगा पृथ्वी, ये 2nd नंबर पे नाम आता है। ठीक है, समझ में आया। कैनन, यदि आपको ऑप्शन में क्रेशमर नहीं मिलेगा तो आप कैनन का नाम कैनन दे सकते हैं ऑप्शन में, लेकिन क्रेशमर है तो ये इसके जन्मदाता माने जाते हैं, इसीलिए ए आंसर इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलें, बता दीजिएगा एक बार। डिस्ग्राफिया मुख्य किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है, चित्रकला से, लिखने की कला से, सुनने से या पठन से? तो जल्दी से बता दीजिएगा डिस्ग्राफिया का संबंध किससे होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है, जल्दी से बताएं कि इसका सही आंसर। अच्छा, आज पढ़ लिया है, चलिए बहुत अच्छी बात है आकांक्षा। तो यहाँ पे डिस्ग्राफिया मुख्य किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है, तो आंसर मिला है मुझे बी आंसर, लिखने की। देखिए डिस्ग्राफिया जो है वो एक प्रकार का लेखन माना जाता है, लेखन विकार। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा जब कार्य करता है, बच्चा जब लिखने की कोशिश करता है ना, तो जब वो कार्य करता है इस तरीके से, तो बच्चे की मांसपेशियों में खिंचाव होता है, और जब आपकी मांसपेशियों में खिंचाव होगा तो क्या होगा, जो राइटिंग है वो बिगड़ जाती है, लिखने में दिक्कतें होती हैं। ठीक है, हाथ सुन्न हो जाता है, तो ये शारीरिक विकार माना गया है, डिस्ग्राफिया मानसिक विकार नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो बी आंसर है, जैसा कि आप सभी ने दिया है, बी एकदम करेक्ट है, बहुत अच्छे से मिला है जवाब। चलिए तो देखिएगा आगे, यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, जल्दी से बताइएगा। छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिझक देंगे, जैसे कि आपके सामने आपके बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना हमारे सामने, तो हम भाई क्या करते हैं आपके साथ, देखिएगा छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है, प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे, या फिर टालने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से बताएं क्या करेंगे आप, आंसर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर सी आंसर, प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो आपकी नॉलेज से भी बाहर है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि आप उसे गलत नहीं बताएंगे, है ना, गलत बताना बिल्कुल गलत है। और आपको कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगता है, तो आप कहेंगे बेटा अभी या तो मैं कुछ देर बाद में तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन क्लास की बात की जाए तो 2 सेकेंड है, यानी कि दूसरे दिन ही बच्चे को बताया जाएगा। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है ना, जैसा कि आप सभी ने एक अच्छे शिक्षक की तरह बताया है कि प्रश्न वो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, कि प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उन्हें बताएंगे, एकदम करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखें, सी बहुत बढ़िया। प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। बहरे बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए और पिछड़े बालकों की पहचान के लिए। आपको बता दें आज हमें बहुत तेज फीवर है और पूरी बॉडी इतना पेन कर रही है क्योंकि मैंने कल ही वैक्सीन लगवाई है और आज उसका शायद इफेक्ट मुझे लग रहा है, लेकिन मेरी क्लास एक ही हो पा रही है 2-3 दिनों से, तो आज क्लास भी मुझे लेनी थी कि भाई आप लोग फिर निराश हो जाते हैं कि मैम क्लास नहीं लेती हैं टाइम पर, तो इसलिए आज क्लास भी ले रही हूँ। लेकिन संख्या देखिए बहुत कम है, आपकी संख्या को बढ़ाइए,
ये हमें भी लगता है कि आपका एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत कीमती आपका ये टाइम है। तो बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपका ये टाइम कभी आपको लाइफ में दोबारा वापस नहीं आएगा। जो भी आपके सपने हैं आपको इसी उम्र में और अभी ही साकार करने पड़ेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, या इसके अलावा मैं आपसे डेली कहती हूँ, इसके अलावा कोई और भी प्रॉब्लम हो ना सीडीपी से, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर, आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छे से पढ़े, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16, और आपको बताना है कि प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए 16 का बी आंसर मुझे मिला है, बहुत अच्छे से दिया है जवाब। प्रतिमा, आकांक्षा, अमरनाथ, गौरी, शाबाश। देखिए प्रमापीकृत जो परीक्षण कराए जाते हैं, किसी का क्या है भाई कि बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे को कितना आता है। प्रमापीकृत जो परीक्षण होते हैं किसी बच्चे के आईक्यू लेवल को पहचानने के लिए किए जाते हैं। और ये जो जांच की जाती है ना, ये प्रतिभाशाली बच्चों की, कि कौन बच्चा कितने पानी में कितना उसे आता है। तो प्रमापीकृत परीक्षण प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिए कराया जाता है, और इसके लिए बहुत ही विशेषज्ञ समूह द्वारा इस परीक्षण को कराया जाता है। तो बी आंसर जो होगा, बहुत अच्छे से सभी ने आंसर दिया है, तो यहाँ पर बी को किया जाता है लॉ। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि को तो पर्यावरण, आहार, स्वास्थ्य, या फिर ये सभी। तो जल्दी से बताइएगा कि यहाँ पर वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। ए बी सी डी 4 आपके सामने है ऑप्शन, सही जवाब है। बिल्कुल ले ली है आकांक्षा, वो तो मैंने कल ही ले ली थी। भाई आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 17 का डी आंसर मुझे मिला है आपका। हाँ बिल्कुल रेस्ट ही करना है अजय, बस आपकी क्लास हो जाए उसके बाद। तो देखिए आपका बहुत अच्छे से भी सभी जानते हैं कि जो हमारी वृद्धि को यदि हम देखें, तो देखिए आप जानते हैं कि भाई यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा गर्भधारण, यदि गर्भधारण के समय बच्चे की माँ अच्छा आहार लेती है तो बच्चे को क्या है, बच्चे की वृद्धि, बच्चे का विकास बहुत अच्छे से प्रभावित करेगा। बच्चे का पर्यावरण, बच्चे का स्वास्थ्य, यानी कि तीनों के तीनों बहुत प्रभावित करते हैं। तो डी ऑप्शन को लॉक किया जाता है। चलिए आगे देखिएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है किसके सिवाय, तो ये आपको बताना है। देखिएगा, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। बी, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। या फिर सी, विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। डी ऑप्शन साथ में दिया है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। तो जल्दी से करिएगा कमेंट। बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 18। जल्दी से बताइएगा जवाब। भाई आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर 17 वो मुझे डी आंसर मिला है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से मतलब संबंधित नहीं है। चलिए बाकी सभी मैं जल्दी से जवाब दीजिएगा। डी ऑप्शन सभी ने दिया है। देखते हैं यहाँ पर 17 का। देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है कि विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन कहता है कि विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल सत्य है। संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक में क्या होता है भाई कि जिसमें आपके इमोशंस शामिल होते हैं। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है, ये आप में से कोई मुझे बताएगा, बताएंगे आप में से?
कि संवेगात्मक, यदि आपके संवेग कंट्रोल में नहीं है तो क्या आपकी बुद्धि अच्छे से हो जाएगी, क्या आप अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर पाएंगे। कभी कभी आपने देखा है कि बहुत से बच्चे बहुत जल्दी ईर्ष्यालु हो जाते हैं, क्रोध हो जाते हैं, लेकिन काफी मेधावी बच्चे होते हैं और वो कभी कभी क्रोध में बहुत ज्यादा नुकसान कर लेते हैं, सही प्रतिभा नहीं दिखा पाते हैं अपनी। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, सिवाय डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बताइएगा भाई। डी आंसर के बारे में कोई अपने अपने मत रखिएगा मेरे सामने या नहीं, जल्दी से बताइए भाई। आप में से सभी ने डी आंसर दिया है, कोई मुझे बताएगा क्यों। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, क्यों नहीं है ये बताइएगा आप मुझे, ये आपको ही बताना है, आपको ही आगे बढ़ना है। सी आंसर आ गया है मेरे पास प्रतिमा जी की तरफ से कि विविध तरीकों से। सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ए और सी बिल्कुल सही है, ठीक है। आप इनको टच भी मना करें तो जल्दी से बताइएगा भाई। कुछ पूछा जाए तो आप एकदम शांत हो जाते हैं, कमेंट्स ही नहीं आते आप लोगों के, मुझे ही बताना पड़ेगा। मैम आप ही बताओ, आपने पूछा है तो है, यही होना चाहिए ना। चलिए देखिए, बुद्धि सिद्धांत का एक निहित जो अर्थ रखता है, सिवाय किसके, ये आपसे पूछा था। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, विभिन्न विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। और सामने बात आए कि यहाँ पर विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। बात करें सी आंसर की, ये दोनों मैंने आपको बिल्कुल सत्य बताए थे कि हाँ एकदम सही है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, ये संबंधित रखती है। और आंसर क्या है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, यस होना चाहिए ना, संबंधित होती है, सिवाय किसके। तो आपने क्यों डी आंसर बताया, डी के बारे में आपने क्यों नहीं बताया कि हाँ ये सही है गलत है, एकदम शांत क्यों हो जाते हैं आप सभी। क्या आपको अपने आप में विश्वास नहीं है, बताइएगा, आंसर दीजिएगा भाई। यहाँ पर पूछा है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, क्योंकि गलत दिया हुआ है, सिवाय पूछा है ना। तो यहाँ पे डी आंसर क्या होता है, डी आंसर बिल्कुल बनता है। और मैंने आपसे एक बार थोड़ा सा घुमा दिया कि भाई बताइए डी आंसर क्यों होगा, तो आप एकदम शांत हो गए, ऐसा क्यों, बताइएगा मुझे। आज ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले तो ये बताएं। जो मैंने पूछा है आपसे क्लियर हो रहा है या नहीं, तो डी आंसर होगा या नहीं। अरे होगा भाई, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित होती है और इसमें नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये आंसर जो होता है नेगेटिव में जा रहा है। तो डी आंसर जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। सही दिए है सभी ने जवाब, लेकिन बस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया तो आप एकदम शांत हो गए। संवेगात्मक बुद्धि है उसमें नहीं लिखा है विकल्प, चलिए नहीं लिखा है बिल्कुल, तो जब से शांत क्यों थे आप सभी। चलिए आगे देखिए, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, सिवाय। अब एक ऐसा है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। पृथक्करण की, क्षमता संवर्धन की, संवेदनशील बनना या अभिभावकों की भागीदारी। तो जल्दी से बताइएगा, सफल समावेशन को निम्नलिखित में से आवश्यकता होती है सिवाय किसके, ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करिएगा और बताइएगा। अच्छा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। वो अपने इमोशंस जो होते हैं ना, कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ बच्चे कुछ कर लेते हैं, तो उसके आधार पर पूछा गया। 19 का ए देखिएगा, मुझे 19 का ए आंसर मिला है। और बाकी जल्दी से आंसर दीजिएगा मुझे भाई, सभी के सभी जवाब दीजिएगा। पृथक्करण किसे कहते हैं, किसी को पता है। देखिए पृथक्करण क्या होता है, इसमें से क्या होता है, किसी पदार्थ को अलग करना, चुनना, या फिर अपनी कमियों को अलग करना।
सफल समावेशन, जब आप किसी कार्य को सफल समावेशन में डालने, सफल करना चाहते हैं, किसी, मान लीजिए आप अपने एग्जाम को पास करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, अपनी गलतियों को एक तरफ करेंगे, अलग करेंगे, और सफल समावेशन को निम्नलिखित में से आवश्यकता होती है सिवाय किसकी, तो आप सभी ने दिया है ए आंसर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हानिकारक होता है आप सभी के लिए, आप उसे अपने आप से अलग कर देते हैं, अलग करना होता है ना, बिल्कुल ऐसे सही कहा आपने मोहित जी, गुड मॉर्निंग। तो 19 का ए, क्षमता संवर्धन, क्षमता, आप में कितनी प्रतिभा है किसी कार्य को करने की, संवेदनशील बनना, आप कितने संवेदनशील हैं, किसी कार्य को कितने अच्छे से सहयोग के आधार पर करते हैं, अभिभावकों की भागीदारी। अब बात करें अभिभावकों की भागीदारी, अब यहाँ पर देखिएगा, अभिभावक जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं बच्चों को या नहीं करते, जब किसी बच्चे का व्यक्तित्व बनना होता है, जब किसी बच्चे को अपने व्यक्तित्व के बारे में, इस समाज को, इस दुनिया में कुछ करके दिखाने का जज्बा होता है, तो वहां पर क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनना, अभिभावकों की भागीदारी, ये तीनों के तीनों उसको सपोर्ट करते हैं और वह अपनी कमियों को, यानी कि कुछ कमियों को अलग करने की कोशिश करता है, पृथक्करण करना। तो ए आंसर को आप सभी ने बताया है सही जवाब। तो यहाँ पे देखिए डी आंसर भी मिल गया है। चलिए, किसी भी वस्तु को अलग करना, पृथक्करण का मतलब किसी पदार्थ को अलग करना है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो डी आंसर गौरी जी ने मुझे लगाया है, मैम मेरा डी। चलिए, तो देखिए भाई, अब यहाँ पे थोड़ा सा घुमाए तो आप बड़ी जल्दी घूमते हैं। पृथक्करण मैंने अभी बताया, क्षमता संवर्धन, कितनी क्षमता है किसी भी कार्य को करने के लिए, सीखने के लिए। संवेदनशील का मतलब आप जानते हैं। देखिए, एक बात बताऊं, जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहता है तो उसकी स्वयं की सोच, स्वयं का चिंतन, स्वयं की लगन, स्वयं की तत्परता, ये सब शामिल होती है। तो पृथक्करण, अपनी कमियों को निकालना, क्षमता संवर्धन, कितनी क्षमता है, और संवेदनशील बनना, ये 101% बिल्कुल करेक्ट है। अभिभावकों की भागीदारी इसमें शामिल नहीं की जाती है। तो गौरी बहुत अच्छे से दिया है आपने आंसर, और डी को किया जाता है 101% बिल्कुल सत्य है। तो डी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। अब जिसको भी पूछना है पूछ लीजिएगा। मैं जल्दी से बताइए, ए ही होगा, ए नहीं होगा भाई? कहाँ पर गौरी, कभी आप डी बोलती हैं, कभी आप ए बोल रही हो। ए सही है, पृथक्करण करना, कमियों को निकालना, अलग करना। और अभिभावकों की भागीदारी इसमें शामिल नहीं होती है। यदि आप किसी भी एक उद्देश्य में, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी को किया जाता है लॉक, एकदम सही जवाब है। आपको दिक्कत है तो आपको मैं एक सेकेंड, आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में बता दीजिएगा। डी आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास की किस सिद्धांत को दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, बट बच्चा बहुत छोटा हो तो भाई, सफल समावेशन में बच्चे को तो यही नहीं पता कि उसका उद्देश्य क्या होता है। गौरी, समझ में आया भाई? देखिए, आपसे पूछा है सफल समावेशन के प्रति, और सफल समावेशन में क्या है कि आपकी कार्य के प्रति कितनी लगन है, आप कार्य को कितना टाइम देते हैं। इसीलिए वहां पर जो अभिभावकों की भागीदारी है वो सहायक के रूप में होती है, मुख्य रूप से नहीं होती। ऐसा नहीं कि अभिभावक आपको हेल्प नहीं करते किसी भी कार्य में। जब अब मान लीजिए आपका पढ़ना है, आपको अपना टेट पास करना है या आपको कुछ भी, तो उसमें सबसे अधिक मेहनत किसकी होगी? आपकी। अपनी कमियों को अलग करेंगे, एक गहन अध्ययन आप करेंगे। सिर्फ आपको आपके फैमिली वाले सपोर्ट ही तो कर सकते हैं, तो वो सहायक रूप में कार्य करते हैं अभिभावक वहां पर। इसलिए आपका डी ऑप्शन सही था। ठीक है, और फिर भी मैं आपको कहती हूँ कोई दिक्कत है तो आप कल भी बात कर सकते हैं इस क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, यहाँ पर सीमा हर पाठ को बहुत अच्छे से सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? अंतर संबंध, निरंतरता, व्यक्तित्व विभिन्नता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। भाई, एक बच्चा है किसी कार्य को बहुत अच्छे से कर रहा है और दूसरा बच्चा उस कार्य को करने में थोड़ा समय लगा रहा है, तो ये कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? ये जल्दी से बताइएगा। आंसर दीजिएगा। देखिए, आज मेरी 11:15 पे क्लास स्टार्ट हुई थी, क्योंकि 11:15 बजे का टाइम था। 12 बजे आपके सर
देखिए, अलग करने का मतलब उससे नहीं कि आप अलग किससे कर रहे हैं, अलग करने का मतलब है जो व्यक्ति के अंदर गलत भावना, गलत कार्य करने की क्षमता, ये अपने आप से अलग, जो आपके लिए हानिकारक, जो सफल समावेशन को रोकने में जो आपको रुकावट का कार्य करता है ना, आप उससे अलग करना चाह रहे हैं। इसीलिए आपका पृथक्करण जो होगा वो सही माना जाएगा, क्योंकि उसमें आप अपनी कमियों को अलग कर रहे हो ना, जो आपको किसी भी सफल समावेशन के लिए रुकावट का कार्य कर रहा है। तो इसीलिए आपका ए आंसर सही है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20, और बताइए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट है ना, तो मैंने कहा ना सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देख लीजिएगा आप, थोड़ा सा चेक कर लेना, फिर कल आके डिस्कस कर लेना। वैसे आपका 100% बिल्कुल सही जवाब है वो आपका डी होगा, क्योंकि उसमें फैमिली जो अभिभावक मेंबर्स है ना, उनकी जो हेल्प मांगी है, वो सहभागिता जो मांगी है वो सहायक के रूप में मांगी है, और मुख्य रूप में स्वयं की कोशिश पे बल दिया गया है, इसीलिए मैंने डी ऑप्शन को बताया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपके पास, हाँ बिल्कुल सी आंसर मुझे दिया है यहाँ पर। तो देखिए, आप जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है, और जब भिन्न होगा तो भाई कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख लेगा, कोई बहुत लेट सीखेगा, कोई धीरे धीरे सीखेगा, कोई सीख ही नहीं पाता। इसीलिए तो बच्चों के आईक्यू लेवल के आधार पर बच्चों को अलग अलग उसमें बांट दिया है कि कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, कोई बच्चा सामान्य है, कोई मंद है, कोई क्या है, जड़ है। तो यहाँ पर ये सब किसके आधार पर होता है, व्यक्तित्व विभिन्नता के आधार पर। और व्यक्तित्व विभिन्नता में आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। सभी का सोचने का, कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है, तो यह विकास के व्यक्तित्व विभिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त, क्योंकि अभी आपको 12 बजे से मुझे लगता है आपका टीजीटी का बैच स्टार्ट होगा, है ना, पीजीटी का, सॉरी। तो देखिएगा क्लास आपकी लेट्स क्रैक टेट पर होगी, और कल जिनको भी उस क्वेश्चन में डाउट है वो एक बार कल डिस्कस कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें, अपना अपना ध्यान रखें, मिलेंगे कल। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।